हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हाजिर हूं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके। यहां पे हमने जो सीरीज चलाई है सीजीएल के 2023 के जितने भी शिफ्ट हैं वो सारी कवर करेंगे। बेटा कवर क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट ईयर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जितने भी आपके स्टैटिक क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चंस, देखना वहां से आपके करंट एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो ये सीरीज हम आपका इसमें एक और चीज ऐड करते हैं। CHSL 2024 में जो आपका हुआ है, अभी जो 1 जुलाई से पेपर शुरू हुआ था, जो आपका 10-12 जुलाई तक खत्म हुआ था, उसके भी जितने भी क्वेश्चन है CHSL के जो अभी करंट में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि अगर आपका करंट का क्वेश्चन या आपके स्टैटिक क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो सारे क्वेश्चन हम एक बार में चुटकी बजा के कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। CHSL 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन था आपके जनरल स्टडीज में, उसके साथ पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहा है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होगा, कोई भी कंट्री जो आपका ट्रेड करता है या तो वो एक्सपोर्ट करता है या फिर वो क्या करता है, आपका इंपोर्ट करता है। और यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब बराबर हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो और कम इंपोर्ट करते हो तो आप क्या होगे, सरप्लस में रहोगे, है ना। सरप्लस में रहोगे मतलब आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो। वहीं पे अगर आप ज्यादा इंपोर्ट करते हो और आप एक्सपोर्ट कम करते हो तो आप जो है वो डेफिसिट में काउंट होगे। ठीक है, ये चीज आपको मालूम पड़ा। चलो, तो यहां पे हमें ये चीज मालूम पड़ी कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रेड बैलेंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो आपका डी होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है आपका भतकली, है ना, भतियाली। भतियाली जो है वो आपका एक डांस फॉर्म है ना। भतियाली क्या है आपका, है एक फोक म्यूजिक है ना, एक लोक गीत है। तो वो पूछ रहा है ये जो लोक गीत है ना, जो आपके मछुआरे फिशरमैन जो होते हैं, ये वो फिशरमैन गाते हैं। तो वो पूछ रहा है ये कौन से राज्यों से संबंधित है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है आपका ये भतियाली जो आपका फोक म्यूजिक है। बेटा देखो यहां पे एक चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, SSC किसी ना किसी एग्जाम में जो आपके लोकल फेस्टिवल्स हैं, जो आपके ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं या आपके जो फोक फेस्टिवल्स हैं, जो आपके बोलते हैं ना आपके लोक गीत जो हैं, जो आपके लोक त्योहार वगैरह जो हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। या तो डांस फॉर्म पूछता है, कोई फेस्टिवल पूछता है, यहाँ पे ये सॉन्ग के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ये चीजें आप प्लीज या बहुत अच्छे से कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। ये जो भतियाली जो आपका डांस फॉर्म है ना, ये फोक म्यूजिक जो है, ये बोला जाता है कि नदी जो है वो गाती है। भतियाली एक रिवर भी है जो आपके वेस्ट बंगाल में बिलोंग करती है। तो बोलते हैं जब वो नदी बहती जाती है ना तो एक गाना गाती है ना। और वही जो गाना गाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, भतियाली आपका फोक म्यूजिक बोल देते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है आपका, ये रिलेटेड है आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। ठीक है, फिशरमैन या मछुआरे वगैरह जो होते हैं, बोलते हैं कि मछुआरे नदी के लिए गाना गा रहे हैं, या जो नदी जो गाने की कोशिश कर रही है वो मछुआरे जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वेस्ट बंगाल वो इसका सही आंसर होगा। अच्छा, यहां पे देखो सॉल्यूशन भी देख लो, क्या बोल रहा है ये एक फोक म्यूजिक है, कहां का, वेस्ट बंगाल का, है ना। सॉन्ग ऑफ द रिवर संग बाय द रिवर। ठीक है, कि ये नदी का गाना है, जो नदी गाना गाती है। ये जो है एक रिवर भी है ना। भतियाली जो है वो एक रिवर भी है, और इसका मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। नदी जो आपकी बहती है ना, जो उसका डाउन स्ट्रीम बहता जाता है, उसका मतलब आपका भतियाली होता है। ठीक है, चलिए तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन आपका वो बोल रहा है इंडिया में जो आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट वाली जो चीजें होती है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो इंडिया में कब से डिक्लाइन करना शुरू हुआ, कब से वो आपका घटना शुरू हो गया। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ था तब बेटा आपका बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, है ना। जो जन्म दर है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था,
और मृत्यु दर भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन 1970s के अराउंड से 1970 के दशक से आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, मेडिकल फैसिलिटीज जो होंगी वो आपकी इंप्रूव होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी, और जैसे जैसे वो इंप्रूव होंगी तो डेथ रेट कम होता जाएगा, बर्थ रेट आपका उतना ही रहेगा। बर्थ रेट तो पहले से ही हाई था, तो वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन आपका बूम कर जाएगी, पॉपुलेशन एक बार में बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ने लगेगी। और जब पॉपुलेशन बहुत बूम कर जाएगी, सरकार को, गवर्नमेंट को, उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्हें लगेगा कि भाई पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए संभालना बड़ी मुश्किल होता है, तो वहां पे वो आपका क्या करेंगी, नसबंदी जो होती है उस तरीके की योजनाएं आपका चलाएंगी। देखो ये आप देखना, आपके जो घर में बाबा हो ना, दादाजी हो, उनसे पूछना सर इंदिरा गांधी के टाइम पे जो नसबंदी वाला आपका अभियान चला था, तो वो आपको बताएंगे कि लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी, है ना। तो वहां पे क्या होगा, जब ऐसी स्कीम्स आएंगी तो पॉपुलेशन रेट जो होगा वो डिक्लाइन करेगा। उसके बाद से एजुकेशन पे काम बहुत ज्यादा होगा, विमेन एजुकेशन पे भी काम होगा, है ना, महिलाओं की पढ़ाई पे काम होगा। तो जब महिलाओं की पढ़ाई पे काम होगा, लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो भी आपका जो बर्थ रेट है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। तो ये पूरी चीज कब से हुई, 1980 के अराउंड से। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1981। 1981 के बाद से आपका जो बर्थ रेट होगा और जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो धीमे धीमे डिक्लाइन करती जाएगी। और अगर अभी पूछा जाए आप इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, तो समथिंग अराउंड 2.1 या 2.2 के अराउंड इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है करंट में, वर्तमान में, है ना। 2.1 या 2.2 के करीब पॉपुलेशन ग्रोथ है जो अभी हमें इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ मिलती है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, आपसे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं, है ना, जो आपके नागरिक होते हैं, हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। भारत के नागरिकों के अधिकारों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करने का अधिकार किसका है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे से पॉलिटी पढ़ी होगी तो मैंने आपको कई बार आर्टिकल 11 के बारे में बताया होगा, सॉरी, यहाँ पे मैंने कई बार आपको आर्टिकल जो है वो 35 के बारे में बताया होगा, है ना। आर्टिकल 11 नहीं, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 ये बोलता है कि पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपके लॉ बनाने का जो अथॉरिटी है, कानून बनाने का जो अधिकार है, वो किसका होगा, वो होगा पार्लियामेंट का। वो किसका होगा अधिकार आपका, पार्लियामेंट का। यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का होगा। ओनली पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉ रिगार्डिंग आपके फंडामेंटल राइट। तो यहां पे देखो आंसर क्या हो गया आपका, पार्लियामेंट, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन लॉ बनाएगा, सर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो वो रेगुलेट किसे कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट को, पार्लियामेंट कर रही है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो लेते जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। इतने इजी क्वेश्चन पूछता है आपसे एसएससी कि आप बहुत आराम से टिक कर दो, बहुत आराम से कर दो और बहुत अच्छा स्कोर कर लो। देखो, द पेनिनसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, है ना। इंडिया का जो पेनिनसुला क्या है, विंध्याचल और सतपुरा से नीचे वाला जो भारत का हिस्सा है, ये पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था। ठीक है, अब देखो इतने इजी से ऑप्शन दे रखे हैं। यूरोप नॉर्थ की तरफ है, यूरोप नॉर्थ की तरफ है, क्या नॉर्थ से घूम फिर के वहां तक पहुंचेगा इंडिया का ये वाला हिस्सा, नहीं पहुंच सकता सर, यूरोप तो हो ही नहीं सकता। क्या नॉर्थ अमेरिका हो सकता है, नहीं सर, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया के बीच में अफ्रीका आ जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका भी नहीं हो सकता, साउथ अमेरिका भी नहीं हो सकता, क्योंकि साउथ अमेरिका से एक तरफ से बीच में अफ्रीका आ जाएगा, दूसरी तरफ से आएंगे तो बीच में आपका ऑस्ट्रेलिया जापान वाला पूरा पोर्शन पड़ेगा। तो ये ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगा, है ना। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी थी, जब मैंने आपको हिमालयस पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये पूरे थ्योरी वाला पोर्शन जो था वो बताया था। ठीक है, तो यहां पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है आपका, अफ्रीका, है ना। इंडिया जो था पहले पूरी एक बहुत बड़ी जमीन थी, पूरे अर्थ पे एक ही जमीन थी, पेंजिया पेंथलासा करके, और उसके बाद जब वो टूटी थी दो हिस्सों में, तो
एक पार्ट था गोदवाना लैंड, और गोदवाना लैंड से ही आपका अफ्रीका बना है, गोदवाना लैंड से ही आपका इंडिया बना है, और गोदवाना लैंड से ही आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। नहीं देखी तो चलो अभी डायग्राम दिखा देता हूँ। वैसे इसका आंसर क्या हो गया आपका? अफ्रीका हो गया, है ना। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, डायग्राम देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो पेंजिया मतलब पूरा पहले क्या है? एक ही है, एक ही है जो आपका पेंजिया है। पेंजिया दो पार्ट में टूट गया, है ना। पेंजिया दो पार्ट में टूट गया। कौन सा? लॉरेशिया में टूट गया और गोदवाना में टूट गया। देखो गोदवाना में ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? साउथ अमेरिका। ये इंडिया का पोर्शन है और ये अंटार्कटिका का पोर्शन है, देख रहे हो। और ये धीमे धीमे अलग होता जा रहा है, अलग हो गया। देखो ये बन गया साउथ अमेरिका, ये बन गया अफ्रीका, ये इंडिया का पोर्शन मूव करता जा रहा है, और ये आपका अंटार्कटिका। और यही मूव करके फाइनली आपका देखो यहाँ पे क्या बन गया? अफ्रीका। और ये देखो इंडिया का जो पोर्शन है वो यूरेशियन प्लेट से, है ना, यूरोप और एशिया प्लेट से मिल गया। ठीक है, तो मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट था जो यहाँ पे जिससे वो बना था? वो कॉन्टिनेंट क्या था आपका? वो था अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट। ठीक है, समझ आया ना बेटा? बहुत इजी सी चीजें हैं यार, इन चीज़ों को जितना जल्दी जितना आराम से कर लो बहुत इजीली हो जाएंगी। कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछ रहा जो बहुत ज़्यादा टफ है। एसएससी सिर्फ आपसे इतना चाहता है कि आप रेगुलर पढ़ाई करो, आप रेगुलर ये सीरीज़ फॉलो करो, और आप देखो आपका क्वेश्चन बैंक, आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन याद हैं वो आपके इस सीरीज़ के ख़त्म होते होते मतलब ऑलमोस्ट आपका 30 to 50 डेज़ में आपके इतने सारे क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे ना कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। वो पूछ रहा है कि कौन सा ईयर था जब आपके थॉमस जो हैं थॉमस मार्टिन लॉरी जो थे उन्होंने प्रपोज किया था फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। निकोलस करके हैं, जोहन निकोलस करके हैं, और थॉमस मार्टिन है। इन्होंने ये कंसेप्ट जो है वो कब प्रपोज किया था? तो बेटा देखो इसका जो सही आंसर है ना 1923, है ना। एसिड बेस, अम्ल आपने सुना होगा, एसिड को हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, है ना। बेस, बेसिस जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एसिड बेस ही लिखा है। तो ये जो है आपका एसिड बेस का कंसेप्ट कब आया था? 1923 में। ठीक है, चलिए इसका जो आपका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से आपसे क्या बोल रहा है कि आपका एक फेस्टिवल है ना, साकेवा, साकेव करके एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है जो आपका एक कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। कीरत खम्बुराय, कीरत खम्बुराय आपका, कीरत खम्बुराय आपका एक समुदाय है, कम्युनिटी है, वो आपका साकेव करके एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करती है। वो पूछ रहा है कि ये आपका समुदाय या ये त्योहार जो है वो आपका कौन से राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा यहाँ पे सिक्किम, है ना। सिक्किम में ये आपका जो कीरत खम्बुराय समिति कमेटी है, कम्युनिटी है, ये क्या करती है? ये आपका भूमि पूजन करती है ना। भूमि पूजन करती है मतलब जमीन, हमारी जो माता है ना, धरती माता, धरती माता की पूजा करते हैं। और इसी जो धरती माता की जो हम पूजा करते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं? आपका साकेव करके। ठीक है, तो याद रखना ये आपका कहाँ सेलिब्रेट होता है सर? सिक्किम में ये सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। एक बार आप सॉल्यूशन भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है ना। ये फेस्टिवल कहाँ है? सिक्किम में ये आपका सेलिब्रेट होता है। भूमि पूजा की जाती है, कब की जाती है? फुल मून डे, जिस दिन आपका पूर्णमासी होती है, पूरा चांद का दिवस होता है, उस दिन आपका ये किया जाता है, पूर्णमासी वाले दिन में। या बैसाखी वाला जो टाइम होता है ना, बैसाख वाला जो टाइम होता है वो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी फेस्टिवल आपको दे रखे हैं जो आपके सिक्किम में सेलिब्रेट होते हैं, ये कर लेना क्योंकि आपके इन फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि जो आपके लोकल फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे 5 ईयर प्लान दे रखे हैं, पंचवर्षीय योजनाएं दे रखी हैं, उनका वर्ष दे रखा है, उनका ईयर दे रखा है, और वो बोल रहा है कि आपसे कौन सा पंचवर्षीय प्रोग्राम जो है वो आपका सही मिला हुआ है ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी सही मिली हुई है? तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी आपका 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? 1951 में। पंचवर्षीय है मतलब 5 साल की है, कब तक चलेगी? 56 तक, 56 तक चलेगी। 56 से शुरू हो जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना।
कब तक चलेगी? 61 तक। तो मतलब ए वाला तो सही है, ठीक है। तीसरी शुरू कब से होगी? 61 से। कब तक चलेगी? 66 तक। तो ये वाला भी सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ठीक है, 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 65 तक, 61 से 66 तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1966 से लेके 1969 के बीच में 3 साल तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगी। इसे हम बोलते हैं आपका प्लान्ड हॉलिडे गैप। ये प्लान्ड हॉलिडे गैप हुआ क्यों था? सर हमारे इस टाइम पे पहला आपातकाल यानी कि पहली नेशनल इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय आपात था, उसकी घोषणा हो चुकी थी। हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ 1962 में, हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 में, है ना। उस युद्ध के टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी जो थी वो आपका अफेक्ट हुई थी, प्रभावित हुई थी, जिसकी वजह से हम प्लानिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से आपका 66 से 69 तक, 66 से 69 तक आपका गैप रहेगा, है ना। छुट्टी रहेगी पंचवर्षीय योजनाओं की। इस वजह से ये वाला जो दे रखा है 66 से लेके 71 तक, ये क्या है? गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपके कब से शुरू होगी? 69 से शुरू होगी, 75 74 तक चलेगी, है ना। तो इसका चौथी का टाइम पीरियड जो है वो गलत दे रखा है। मतलब क्या है? मेरा ए और बी ठीक है और सी गलत है। तो मेरा जो बी आंसर है वो जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं यार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि बृहत खाता कोश, बृहत खाता कोश जो है इसके रचयिता, इसके जो राइटर हैं, है ना, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो बेटा ये जो है वो लिखी गई किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन, हरिसेन। सर हरिसेन कौन से राजा के दरबार में हुआ करते थे? हरिसेन हर्षवर्धन जो थे उनके दरबार में हुआ करते थे, ठीक है। हर्षवर्धन किस की तरफ के या कौन से एरिया के राजा थे? हर्षवर्धन जो थे वो आपके कन्नौज के राजा हुआ करते थे। कन्नौज और ऊपर जो पूरा आपका नॉर्थ इंडिया है उस पे रूल किया करते थे। कन्नौज, आसपास में मौखरी एम्पायर वगैरह भी था, उनको भी रूल किया करते थे आपके हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, ठीक है। पूछा जाता है कई एग्जाम में कि हर्षवर्धन जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी कन्नौज, है ना। हर्षवर्धन, उसके भाई का नाम राजवर्धन था, ठीक है। तो चलो हर्षवर्धन के दरबार में थे हरिसेन। हरिसेन ने ही एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? बृहत खाता कोश, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हरिसेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि दलेर मेहंदी जो थे, एक सिंगर थे, सुना होगा आपने इनके गाने, कौन सी लैंग्वेज के गाने गाया करते थे? अब देखो यहाँ पे एसएससी जो है वो आपके चाहता है कि आप गाने सुनो, एसएससी चाहता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिंगर्स हैं, ठीक है। तो एसएससी उस तरफ भी आपका इंटरेस्ट जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है। तभी तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि दलेर मेहंदी जो थे वो प्राइमरीली कौन सी लैंग्वेज में गाने गाया करते थे। दलेर मेहंदी के कई सारे गाने फेमस हुए थे, आपने सुना भी होगा। एक गाना था उनका तुनक तुनक तू ताना ना, है ना, बहुत फेमस गाना था। नहीं पता तो बेटा यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तुनक तुनक तू, तुनक तुनक तू, तुनक तुनक तू ताना ना, है ना, काफी फेमस हुआ था। और भी कई गाने थे उनके जो फेमस हुए थे। तो यहाँ पे ये कौन सी लैंग्वेज के थे? पंजाबी सिंगर थे दलेर मेहंदी, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? पंजाबी, ऑप्शन ए पंजाबी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या इमेजिन करोगे इनसे। वो बोल रहा है कि कैन यू फाइंड द इमोजीज वगैरह जो होते हैं, जो इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन के लिए विंडो होता है, उसमें वो कहाँ दिखते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन, जैसे आपके व्हाट्सएप वगैरह होते हैं, जैसे आपके कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जो होते हैं, उसमें इमोजीज वगैरह आपको कहाँ दिखते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है बेटा। इससे ज्यादा क्या ही करे, एसएससी बोल रहा है कि अगर आप फोन चलाते हो तो आपको ये तो देखो कि फोन में कौन सी चीजें कहाँ पर लोकेटेड हैं। सिंपल क्या पूछ रहा है, क्या वो मिडिल ऑफ द चैट होते हैं? ये आपका मोबाइल बना हुआ है ना, क्या ये मोबाइल में, या फिर चलो मैं मोबाइल जो है वो थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ बनाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो मोबाइल मैंने बना लिया, यहाँ पे मोबाइल बना लिया, क्या वो मोबाइल में बीच में कहीं पे भी दिखते हैं ऐसे इमोजीज? नहीं सर, वो बीच में नहीं होते। एनीवेयर इन द चैट विंडो, क्या वो चैट विंडो में कहीं पे भी हो सकते हैं?
नहीं सर, वो चैट विंडो में कहीं पर भी नहीं हो सकते। एट द टॉप ऑफ द चैट विंडो, क्या आपके इमोजीज वगैरह के लिए इधर कहीं पे दिखाता है ऑप्शन? नहीं सर, वो कहाँ दिखाता है? बॉटम पे, है ना। ये आपके कहाँ पे दिखाता है? ये बॉटम पे ही तो दिखाता है, तो कहाँ होगा? एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो। अब भाई देखो, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एसएससी, तो क्या ही होगा इसका? ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सीएचएसएल में इससे इजी क्या क्वेश्चन पूछेगा? दिन भर तुम फोन चलाते हो, वहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो, in the context of the DNA, which of the following principle govern the process of transcription? ठीक है, वो बोल रहा है कि डीएनए के संबंधित आपका कौन सा प्रोसेस है जो आपका यहाँ पे सही है। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ये चीज़ें आप समझ नहीं सकते हो, ऐसी चीज़ें आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेंगी। ज़्यादातर स्टूडेंट का बायो वीक होता है, तो वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि वो बायो में चीज़ें याद कर लें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, है ना, वो जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पूरकता का सिद्धांत जो है सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर्स एंड आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि माउंटेन्स पे अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, ट्रॉमाज हो सकते हैं, तो उसे वो कैसे हैंडल किया जाए, कैसे माउंटेनियर्स को ट्रेन किया जाए कि वो आपके माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ पाएँ। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट आपका लोकेटेड है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ये आपका कहाँ लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से बेटा एक चीज़ और याद रखना। वो चीज़ क्या है सर? अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तवांग मोनेस्ट्री। तो तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश से याद रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे ये मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, तो ये आप एक बार नोट पढ़ लेना कि ये आपका दिरंग विलेज जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ है। ये कौन से मंत्रालय के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे क्या बोल रहे हैं? इन विच ईयर इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। एशियन गेम्स जो होते हैं वो भारत ने पहली बार उनका जो आयोजन था वो कब किया? बेटा पहली चीज, एशियन गेम पहली बार कब हुए? सर एशियन गेम पहली बार हुए 1951 में। पहली बार एशियन गेम्स हुए कब? 1951 में। और 1951 में ही उसे होस्ट किया किसने? इंडिया ने। पहली बार एशियाई खेलों की शुरुआत कब से हुई? 1951 से। और 1951 में उसकी जो मेजबानी करी वो किसने करी? आपका भारत ने करी। इंडिया ने उन गेम्स की आपकी इंडिया ने उन गेम्स को होस्ट किया। इंडिया ने एशियन गेम्स को अब तक 2 बार होस्ट किया है, 1951 में और 1982 में। 2 बार इंडिया ने एशियन गेम्स को जो है वो होस्ट किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, देखो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन तो हम याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 1951। बट ये भी याद रखेंगे कि अगले जो एशियन गेम्स होंगे वो कब होंगे। देखो लास्ट हुए हैं आपका 2022 में, है ना, और अगले जो होंगे वो 4 साल बाद होंगे, यानी कि 2026 में होंगे। कौन होस्ट करेगा? जापान होस्ट करेगा। ठीक है, तो अगले एशियाई खेल कब होंगे? सर 2026 में होंगे। अगले एशियाई गेम की मेजबानी कौन करेगा? सर मेजबानी करेगा जापान। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ये जो एशियाई गेम्स हुए थे 2002 वाले, 2002 वाले जो एशियाई गेम, 2022 वाले जो एशियाई गेम्स हुए थे, इन एशियाई गेम्स में क्रिकेट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। और क्रिकेट में गोल्ड मेडल किसे मिला था? इंडिया को। पहली बार क्रिकेट को जोड़ा गया था, और पहली बार जो क्रिकेट को जोड़ा गया था तो क्रिकेट में गोल्ड मेडल जो है वो किसे मिला था? स्वर्ण पदक किसे मिला था? भारत को मिला था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका।
यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है सर, मार्च 2024 में, है ना, NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT। सर इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, NGT बहुत बार चर्चाओं में आता है, कोई भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज होती है चर्चाओं में क्या आता है आपका, NGT। अध्यक्ष कौन है इसके? प्रकाश श्रीवास्तव, है ना, इनके अध्यक्ष कौन है आपके? प्रकाश श्रीवास्तव। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लांगवीर जो आपका नृत्य है वो एक फोक डांस है। लांगवीर नृत्य जो है वो आपका फोक डांस है, कौन से राज्य से संबंधित है? बेटा लांगवीर जो आपका नृत्य है लड़के अकेले परफॉर्म करते हैं, लड़के अकेले नाचते हैं। एक खंभा गाड़ दिया जाता है, वो जो खंभा गाड़ दिया जाता है उस पे ऊपर चढ़ के और अपने नेवल, अपनी जो नाभि होती है उस पे बैलेंस करके वो डांस कर रहे होते हैं। और भी कई चीजें इसमें होती हैं। इस तरीके का एक एडवेंचरस डांस है लांगवीर। और ये आपका जो है वो गढ़वाल वाला जो रीजन है ना, टिहरी गढ़वाल वाला रीजन आपने सुना होगा, उस तरफ होता है। और टिहरी गढ़वाल कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है कि लड़के परफॉर्म करते हैं अकेले, है ना। और यहाँ पे कैसे कैसे डांस परफॉर्म करते हैं कि क्लाइम करते हैं वो एक पोल पे और बैलेंस करते हैं अपने नेवल के थ्रू, है ना, उस पोल पे चढ़ के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखो, बहुत अच्छा और बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका फर्स्ट 100% डिजिटल लिटरेसी, पंचायती स्तर पर, पंचायत स्तर पर जहां 100% डिजिटल लिटरेसी हो गई है ना, डिजिटली वहां पे सारे लोग पढ़े लिखे। बहुत इजी है अंदाजा लगाना यहाँ पे, है ना। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर 96% के अराउंड साक्षरता दर कहाँ है? सर केरला में। ठीक है, केरला सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। सर भारत में सबसे ज्यादा आपका जो मेल फीमेल का जो रेशो होता है, जिसे हम जेंडर रेशो बोलते हैं, है ना, वो कहाँ है? सर वो भी कहाँ है? केरला में। 1000 से ऊपर, मतलब 1000 लड़कों पे 1000 से ज्यादा लड़कियां जो होती हैं वो कहाँ है? केरला में। पढ़े लिखे हैं इस वजह से। भारत में सबसे ज्यादा जो आपका गरीबी है, या सॉरी, भारत में सबसे कम गरीबी जो है वो कहाँ है? सर केरला में। लोएस्ट पॉवर्टी, लोएस्ट पॉवर्टी कहाँ है? केरला में। तो यहाँ पे आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि जब केरला पहले से ही पड़ा हुआ है तो आपका लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी भी पहली बार या सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? आपकी केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन। वो बोल रहा है आपसे कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, राज्य मंत्री रह चुके हैं ये और प्रेसिडेंट रह चुके हैं बीजेपी अलाइड IPFT। IPFT आपका एक वो है पॉलिटिकल पार्टी है, छोटी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ एनडीए गवर्नमेंट में अलाइड है। तो वहां पे उन्हें आपका उनसे रिलेटेड है ये, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है मरणोपरांत 2023 में। 2023 में मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री भी मिला है। बस इनका नाम पूछ रहा है। ठीक है, इनका नाम भी मोदी जी के नाम पे है ना। तो इनका नाम क्या है? नरेंद्र, है ना, नरेंद्र चंद्र देबमा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और देखो ये क्वेश्चन देखो, सेंसस, जनगणना से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। जनगणना से आपके बार बार सवाल देखे जा रहे हैं। CGL 2023 में भी जनगणना से क्वेश्चन आए थे, और ये CHSL जो है आपका 2024 यहाँ पे भी जनगणना से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जनगणना जो है 2011 की, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार भारत में आउट माइग्रेशन, है ना, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन होता है। तो आउट माइग्रेशन मतलब लोग कौन से राज्य से बाहर जा रहे हैं, कौन से राज्य को छोड़ छोड़ के उससे बाहर जा रहे हैं। तो बेटा आपको ये पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? सर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी की, 20 करोड़ से ऊपर। सर 24 करोड़ हो गई ये अभी आते आते। तो
यही यूपी के लोग आपके हर जगह जाके काम करते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, दिल्ली में आपके हैं, हर जगह हैं आपके यूपी से सबसे ज़्यादा लोग, है ना। तो आउट माइग्रेशन कहाँ से होगा सर? यूपी से होगा और बिहार से होगा, है ना। तो आपके ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूपी बिहार के हैं जो पूरे भारत में आउट माइग्रेट कर गए हैं। सबसे ज़्यादा भारत में सब जगह जो फैले हुए लोग हैं वो कहाँ के हैं? यूपी और बिहार के। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आर्य समाज। आर्य समाज का जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो कौन है? तो बेटा याद रखना, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती 1875 के आसपास दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, है ना, गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। ये भी जो स्लोगन दिया था वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है आपका, है ना, बस आपके पूछने का तरीका चेंज करने की कोशिश करी है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे 6 ब्रॉड कैटेगरीज दे रखी हैं फंडामेंटल राइट की। ठीक है, कितने आराम से पूछ रहा है भाई, हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा कि 6 फंडामेंटल राइट कहाँ है, 6 ब्रॉड कैटेगरीज बोल दी। क्यों ब्रॉड कैटेगरीज बोल दी? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं। तो एक कैटेगरी हो गई आर्टिकल 14 से 18 तक की, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक आपका राइट टू फ्रीडम आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो देखो ऐसे कैटेगरीज बनी हुई है ना, कहाँ आते हैं सर? संविधान के भाग 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अब देखो क्या ही इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन बना है। बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर भारत में स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। पूछ रहा है वो ख़त्म कब होता है? भैया शुरू होगा उससे एक दिन पहले ख़त्म होगा, मतलब जब आज से शुरू हुआ तो अगले साल 1 अप्रैल आने से पहले ख़त्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से जस्ट पहले क्या आता है? 31 मार्च आती है। सबको पता है भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जियोइड। जियोइड क्या है ना बेटा? अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप है, पृथ्वी का जो शेप है, जो पूरा गोल ना होके क्या है आपका? पोल्स पे थोड़ा सा चपटा हुआ है। पोल्स पे, ध्रुवों पे क्या है? थोड़ा सा चपटा हुआ है, ऑरेंज शेप जैसा है, संतरे जैसी शेप है उसकी, है ना। फ्लैट एट पोल्स, ध्रुवों पे थोड़ा चपटा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसके लिए हमने एक अलग से नाम दे दिया, क्या? जियोइड। तो जियोइड क्या है? जो आपकी पृथ्वी है उसकी आकार है, उसकी शेप है आपका जियोइड। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन चेस बोर्ड? अगर आपने चेस खेला है तो पूछ रहा है भैया चेस बोर्ड में कितने आपके स्क्वायर होते हैं। ठीक है, आपको पता है चेस जो होता है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पे जितने होंगे वैसे ही इतने होंगे यहाँ पे, है ना। और इस तरफ कितने होते हैं? 8, और इधर भी कितने होंगे? 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो चेस बोर्ड में कितने आपके स्क्वायर्स होते हैं सर? 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, इतने इजी इजी से क्वेश्चन पूछ रहा है। कमीशन चाहता है कि आप आंसर करो और एक बार में आपके अच्छे से नंबर बन जाए, है ना। इससे ज़्यादा इजी क्या ही पूछेगा बेटा, इतने इजी से सवाल आपसे पूछे हैं। ठीक है, कंप्यूटर, एसएससी ने बोला था हम कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछेंगे, डाल दिया कंप्यूटर से क्वेश्चन। तो वो पूछ रहा है
एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन जो है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है, वो कौन से टूल में आता है? कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलोगे, ऊपर ऐसे रिबन आता है, यहाँ पे होम टैब वाले पे आता है, होम टैब के बाद यहाँ पे इंसर्ट वाला आता है, इंसर्ट के बाद यहाँ पे डिज़ाइन वाला आता है, ड्रॉ वाला आता है, इस तरीके से आपके कई सारे टैब्स आ रहे होते हैं और वहीं पे इनमें सेक्शंस बने हुए होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं। तो वो पूछ रहा है ऐसे ही कौन से टूल्स का पार्ट है आपका क्या? एवरेज फंक्शन। एवरेज एक मैथमेटिकल है, गणित से रिलेटेड है। क्या ये मूव फंक्शन में आएगा? सर नहीं आएगा। क्या ये फाइनेंशियल फंक्शन में आएगा? नहीं आएगा। फाइनेंस की क्या ज़रूरत है, एवरेज की बात कर रहे हैं, मैथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा आपका? सम फंक्शन में। ऑटो सम फंक्शन आता है, उसी में आपका एवरेज आता है, मिनिमम आता है, मैक्सिमम आता है, काउंट आता है, ये सारे आपके किस में आते हैं? ऑटो सम फंक्शन वाले में ही आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहीं तक थे क्वेश्चन, है ना? तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमने 25 क्वेश्चन किए शिफ्ट 1 CHSL 2024 1 जुलाई के। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।